Welcome to the YouTube channel of आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। क्लॉज में हम लोगों ने कल पढ़ लिया था नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होती है ये मैंने बता दिया था, और उसके कार्यों के आधार पर 5 प्रकार, मतलब नाउन क्या क्या काम करता है। कल भी मैंने बताया था कि नॉर्मली ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि वह जो क्रिया को करता है, मतलब वाक्य में कर्ता की तरह कार्य करता है, सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, नाउन कहलाता है, या वो क्लॉज जो कर्ता की तरह कार्य करती है नाउन क्लॉज कहलाती है। ज़्यादातर लोग यही परिभाषा में बताते रहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। कल भी मैंने बताया था, तो आज ज़्यादा इस पर चर्चा न करते हुए मैंने आपको बताया था कि नाउन वाक्य में 5 तरह से कार्य करता है। जैसे मैंने सब्जेक्ट हुआ वर्ग क्रिया के कर्ता के रूप में, क्रिया के कर्म के रूप में, कल मैंने बता दिया था आपको। अब आज इसका तीसरा नंबर है, देखिए सब्जेक्ट हुआ वर्ब, ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब, और एक है कॉम्प्लीमेंट टू अ प्रीपोजिशन, और चौथा है आपका कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, और एक आपका केस इन पोजिशन। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन आप जानते हैं वह शब्द जो किसी एक नाउन या किसी अन्य शब्द को, ज़्यादातर ये नाउन को करता है, का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से दर्शाता है और उसके ठीक पहले आता है। जिसका संबंध दर्शाता है उसके ठीक पहले आता है, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। ऐसे प्रीपोजिशन आपने प्रीपोजिशन का एक पार्ट भी पढ़ाया गया है, पार्ट ऑफ स्पीच में टॉपिक भी पढ़ाया गया है, जिसमें आप इन टू ये सब जानते होंगे आप, ऑन, अपॉन, अप, अबव, ऐसे। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ प्रीपोजिशन। तो ऐसे एक ऑब्जेक्ट क्लॉज के रूप में, एक क्लॉज जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे और उसके ठीक पहले प्रीपोजिशन आए, और उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जब काम करता है तो इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट हुआ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के या पूर्व सर्ग हम लोग प्रीपोजिशन को कहते हैं, संबंधवाचक अव्यय भी कहते हैं, पूर्व सर्ग के कर्म के रूप में, कर्म के रूप में। इसमें क्या रहता है, आप देखिए एक क्लॉज जो किसी प्रीपोजिशन के बाद आए और उस प्रीपोजिशन के कर्म के रूप में काम करे, मतलब उस प्रीपोजिशन का प्रभाव किसी क्लॉज पे पड़ता है तो प्रीपोजिशन के कर्म के रूप में काम करती है। इसके एग्जाम्पल देखिए, लिसन, सुनो, क्या सुनना है, टू, टू वाच योर टीचर्स या आपके एल्डर्स, टीचर्स या एल्डर्स, टीचर्स या एल्डर्स सजेस्ट यू टू डू, सजेस्ट यू टू डू। सुनो, क्या सुनना है, टू। देखिए ये एक प्रीपोजिशन है, ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाट, ठीक है, वाट है, और वाट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये एक क्लॉज है, एक कंजक्शन की तरह वाट काम कर रहा है। तो ये एक क्लॉज है और एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रही है, और एक नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, और नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज होकर ये इस तरह आपकी। और देखिए ये क्लॉज इस प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आई है, और इस प्रीपोजिशन के इस तरह की जब अवस्था होती है, स्थिति होती है, जब आप इस तरह का होता है, आप क्लॉज को पहचान लेंगे आराम से। और क्लॉज के ठीक पहले आप देखेंगे प्रीपोजिशन हर जगह नहीं मिलता, जब मिलता है
तो ये क्लॉज इस प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो रही है और इस प्रीपोजिशन के कर्म के रूप में काम कर रही है। ऐसी अवस्था को हम लोग ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन कहते हैं। और एक देख लीजिए, इट इज टोटली depends on how he reacts. It is totally depends on how he reacts. अब देखिए होता क्या है, ये क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है। जैसे मैंने यहाँ ऊपर वाले में बताया था आपको, ये टू था, ऐसे ही ये ऑन प्रीपोजिशन। अब आप हाउ देखिए कि WH वर्ड से स्टार्ट हो रही है, ये क्लॉज हो रही है। तो ये जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रही है और इसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, और ये जो वाक्य की जो निर्माण जो संरचना है, तो स्ट्रक्चर है इसका, वो आप देख सकते हैं कि अफर्मेटिव का है। अफर्मेटिव आप देखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी जोड़ देते हैं, फिफ्थ फॉर्म बनती है, और फिफ्थ फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में या पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। तो इस तरह से ये एक क्लॉज है, ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन क्लॉज है। ये नाउन क्लॉज है। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर ये ऑन प्रीपोजिशन है, तो ये क्लॉज इस प्रीपोजिशन के बाद आई है ऊपर वाले की तरह। तो मैंने जैसा ऊपर वाले में बताया और इसमें भी आपको दिखाया कि ये क्लॉज इस प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। इसे हम लोग ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन कहते हैं। और ऐसी अवस्था में कोई क्लॉज आती है तो आप ये जान लीजिएगा कि वो क्लॉज नाउन क्लॉज ही है और वो नाउन की तरह काम कर रही है, और उसे हम लोग ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन के नाम से जानेंगे। चौथा है नाउन क्लॉज का काम, वो है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब क्रिया के पूरक के रूप में, क्रिया पूरक के रूप में, क्रिया पूरक के रूप में। क्रिया पूरक देखिए, जब क्रिया स्वयं अपने अर्थ की पूर्ति नहीं कर पाती तो जो भी घटक, जो भी आपका सिस्टम या जो भी कोई युक्ति तरीका या कोई सब्सटेंस, कोई भी चीज, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई फ्रेज, कोई क्लॉज, कुछ भी जो उस क्रिया के अर्थ की पूर्ति करेगा तो वो वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। नाउन के अर्थ की पूर्ति करेगा तो नाउन कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट की पूर्ति करेगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, जिसे हम लोग कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। तो वो इस तरह हर शब्द कोई ना कोई वाक्य में काम करता है और उसका उसके हिसाब से एक नाम होता है, नाउन, प्रोनाउन, ईटीसी। तो अब उनकी जो पूर्ति करते हैं, अर्थ की पूर्ति करते हैं, उन्हें उनके कॉम्प्लीमेंट के रूप में जाना जाता है। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। तो कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, क्रिया के पूरक के रूप में। तो क्रिया की पूर्ति करते हैं, देखिएगा इनको उदाहरण के रूप में। हर एक नाउन का जो काम होता है पांचों प्रकारों में, सब में कुछ ना कुछ अलग है, यूनिक है। उस अलग यूनिकनेस के आधार पर हम लोग उनको अलग अलग नाम देते हैं और उनको हिसाब से पहचानते हैं। इसके लिए हमें मेहनत की जरूर होती है। हम बिना मेहनत के इसे नहीं सीख सकते। आप जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य जो बिना मेहनत के किया जाए वो टिकाऊ नहीं होता, उसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं होती। तो इसे ड्यूरेबिलिटी की जरूरत है, तो उसे आप पूरा कीजिए और उसे लर्न कीजिए, अभ्यास से स्थिर बनाइए, अस्थिर नहीं। देखिए ही डिड व्हाट ही सेड, ही डिड व्हाट ही सेड। अब आप एक चीज देखिएगा
बहुत ही सावधानी से देखिएगा कि ये डिड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। आप इसे मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में, सॉरी मॉडल ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में मत देखिएगा। हमारे इंग्लिश में क्या रहता है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एक ही जैसे होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी होते हैं और कई बार उनको पहचानने में हमें कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि डिड एक पास्ट इंडेफिनिट में आने वाली सहायक क्रिया है, पास्ट इंडेफिनिट में आने वाली सहायक क्रिया है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है। लेकिन साथ ही साथ एक वर्ब क्रिया डू माने करना भी है, जिसकी सेकेंड फॉर्म डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकेंड फॉर्म और डन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों में अंतर है। यहाँ पर डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड जब अकेले आ जाए और कोई वर्ब की फॉर्म ना आए तो आप ये जान लीजिएगा कि कोई प्राइमरी ऑक्सिलरी नहीं है, वो खुद मेन वर्ब है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब आप देखिएगा, आप कितने वाक्य देखिए आपको जो मैंने बताए नाउन क्लॉज में, उन सब में जैसे इसमें देखो ये वर्ब है, इसके बाद में एक प्रीपोजिशन दिया है। ऐसे ही मैंने आपको जब कोई क्लॉज बताई सब्जेक्ट के रूप में तो उस क्लॉज की तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आई। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए जब मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, क्रिया के पूरक के रूप में, तो यहाँ पर वर्ब आई है मेन वर्ब, और उसके तुरंत बाद आप देखिए कि वाट से एक क्लॉज स्टार्ट हो रही है, हो रही है। अब आप ये पूरी क्लॉज देख लीजिए, पूरी क्लॉज है और ये क्लॉज तुरंत बाद आती है, क्रिया के तुरंत बाद आती है। इंग्लिश का एक ये नियम है कि कोई भी शब्द, चाहे वो कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो या कोई फ्रेज या कोई क्लॉज, कुछ भी जिस पार्ट ऑफ स्पीच से कनेक्ट होते हैं उसके निकटतम होने चाहिए, तब तक जब तक कि वो अर्थ में कोई नुकसान न करने लगे। तो जब तक अर्थ में कोई नुकसान पैदा ना हो तब तक वो उसके निकट होते हैं। तो अगर कोई शब्द किसी शब्द के बाद आता है तो अगर उसमें कोई विशेष प्रावधान लागू नहीं हुआ है, कोई विशेष पर्टिकुलर स्पेशल कंडीशन एक्टिवेट नहीं हो रही है, तो आप जान लीजिएगा कि ये वर्ब के निकट है और स्पेशल कंडीशन के तहत दूर दूर नहीं दिया गया है, वो एडवर्ब ही होगा, क्योंकि एडवर्ब वर्ब से कनेक्ट होता है। अगर कोई नाउन के निकट है कोई चीज़ और सामान्य अवस्था है तो वो एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, नाउन के पास वर्ब नहीं रहती। तो ऐसी सारी चीज़ें, तो उसी नियम के आधार पर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसी नियम के आधार पर ये क्लॉज जो वर्ब के एकदम निकट है। और आप इस बात में देखिए कि एक तो ये आपका प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है नाउन की जगह पे, और फिर वर्ब है और बस फिर क्लॉज है। इससे पता चलता है कि वर्ब की अर्थ की पूर्ति कर रही होगी। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, ये एक कॉम्प्लीमेंट की तरह इस्तेमाल किया गया है, एक नाउन क्लॉज है ये। अगर ये कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल है नाउन क्लॉज है। अब आप ये देखिए इस वर्ब से कनेक्ट हो रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो ऐसी अवस्था में जो क्लॉज आएगी उसको हम लोग कहेंगे ये क्लॉज इस वर्ब की अर्थ की पूर्ति कर रहा है, मतलब ये क्लॉज एक कॉम्प्लीमेंट है जो इस वर्ब के लिए पूरक की तरह काम करेगी। एक और देख लीजिए, they came because they had been invited forcefully by my father.
ठीक है। अब आप इसमें फिर देखिए ऊपर वाले वाक्य की ही तरह ये जो बिकॉज है ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को बनाने वाला है, ये बनाता है। अब क्या होता है कि ये बिकॉज से शुरू हो गई क्लॉज, ठीक है, बिकॉज कंजक्शन है और यहाँ से क्लॉज शुरू हो गई है। और इसके बाद आप पहले देखिए ये फिर से वर्ब के तुरंत बाद है ये क्लॉज और ये वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज की जा रही है। ऐसी अवस्था होते ही आप समझ जाइए कि ये क्लॉज इस वर्ग के निकट है और इस वर्ग के लिए है। वो आए क्यों आए कारण को बताने वाली क्लॉज कॉम्प्लीमेंट टू। अब आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि बिकॉज ये जो कारण होते हैं ये एडवर्ब क्लॉज भी बताता है। एडवर्ब क्लॉज जो होती है वो कारण बताने का काम करती है, ठीक है, लेकिन ये एक कॉम्प्लीमेंट की तरह इस्तेमाल की गई है इस वर्ब के लिए, इसलिए यहाँ पर ये नाउन की क्लॉज की तरह इस्तेमाल की जा रही है, नाउन क्लॉज की तरह है। मैंने आपको ये बात इसलिए बता दी कि एडवर्ब क्लॉज भी कारण बताने का काम करती है। एडवर्ब क्लॉज 9 अवस्थाओं को दर्शाती है। 4 हो गए, 5 हो जाएंगे। लास्ट नाउन क्लॉज का अंतिम केस इन पोजीशन। कई बार कुछ चीजें एक जैसा काम करती हैं इंग्लिश में, जैसे एडवर्ब क्लॉज कारण बताती है तो कारण बताने वाली क्लॉज एडवर्ब क्लॉज होगी, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं नाउन क्लॉज। यहाँ पर अवस्था है वर्ब के पूरक के रूप में। एडवर्ब क्लॉज कारण बताती है, लेकिन कारण किसी क्रिया के होने का कारण बताने के बावजूद ये एक क्लॉज एक क्रिया की पूरक की तरह काम कर रही थी, इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब होने से ये एक नाउन क्लॉज मानी जाएगी। देखिए केस इन अपोजिशन 5 नंबर, केस इन अपोजिशन। अब आप समझिए केस क्या होता है, कारक। केस क्या होता है, कारक। आपने पहले ही मैंने आपको जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाई थी तो नाउन में मैंने आपको पढ़ाया था नाउन, तो उस नाउन पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी कि नाउन का अध्ययन 5 चरणों में होता है। नाउन का पहला तो है उसके प्रकार कितने होते हैं, फिर उसके जेंडर कितने होते हैं, उसके नंबर कितने होते हैं, उसके पर्सन कितने होते हैं, उसके केज कितने होते हैं। तो मैंने 5वां चरण केज बताया था, कारक जो 8 होते हैं। तो एक केज ऐसा होता है जैसे कर्मकर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान, संप्रदान, ये सब होते हैं, अधिकरण, संबोधन वगैरह हिंदी में। इनको इंग्लिश में मैंने उसमें बताया हुआ है आपको, पार्ट ऑफ स्पीच जब पढ़ाया है उसमें नाउन पार्ट में। अब आप एक केस का पोजीशन यहाँ पर भी है। होता क्या है, एक ऐसा कारक जैसे आप मान लीजिए कोई नाउन है, ठीक है, उस नाउन के लिए उसके बिल्कुल बगल में एक ऐसी क्लॉज आए जो नाउन की तरह काम करे और बिल्कुल उसके निकट आए, ये कहलाएगी एक ऐसा कारक जो पहले आए हुए कारक के समानार्थक है, सिनोनिम टाइप है और उसके बिल्कुल बगल में रखा गया है। तो केस इन अपोजिशन का मतलब होता है निकट रखना और बिल्कुल जिसके लिए आया है बिल्कुल उसके बराबर का, इक्वल, समान पद वाला, समान पार्ट ऑफ स्पीच वाला, समान कारक वाला। अगर वो कर्ता कारक है तो वो भी कर्ता कारक की तरह काम करेगा, वो कर्म कारक है तो वो भी कर्म कारक की तरह कार्य करेगा, जो उसके बगल में आएगा। मैं आपको उदाहरण समझा दूंगा।
तो केस इन अपोजिशन का मतलब होता है एक ऐसा कारक जो समान पद वाला हो और उसके बिल्कुल निकट रखा जाए और दोनों में कोई अंतर ना हो, एक की जगह पे दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। निकट रखना एक ऐसा कारक जो निकट रखा जा सके। देखिएगा मैं एग्जाम्पल देता हूं, द न्यूज खबर। अब ये न्यूज क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। आप जानते हैं न्यूज खबर एक नाउन है उस खबर का नाम। और ये नाउन, इसके बगल में एक ऐसी क्लॉज रखी जाए जो बिल्कुल इसके पर्यायवाची हो। जैसे न्यूज खबर, क्या है खबर? ये कि उसकी मौत हो गई या उसका एक्सीडेंट हो गया, दैट ही डाइड टुडे, ये खबर है। दैट ही डाइड टुडे ये एक क्लॉज है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब है, सब्जेक्ट है, कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है, ये क्लॉज है। ठीक है, अब ये क्लॉज, ये खबर क्या है? खबर ये है कि दैट ही डाइड टुडे, और कि वह मर गया, ये क्या है? ये खबर है। खबर क्या है? कि वो मर गया। वो मर गया, ये क्या है? वो ये खबर है। मतलब दोनों एक दूसरे की जगह पर रखे जा सकते हैं। एक बात, अब अगर ये नाउन है न्यूज, तो ये क्लॉज भी नाउन होगी। मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी क्लॉज जो जिसके बगल में रखी जाए उसी के समान पार्ट ऑफ स्पीच वाली बन जाए और दोनों एक दूसरे के जगह पर इस्तेमाल करने पर कोई अंतर ना आए। तो मैं आपको नाउन क्लॉज पढ़ा रहा था, तो जैसे मैंने इसको नाउन के बाद लिखा इस क्लॉज को, तो आप देखिए कि इस न्यूज, जब पूछे न्यूज क्या है तो ये आता है, इसको पूछे ये क्या है तो ये न्यूज आता है। तो दोनों मतलब एक दूसरे के लिए पूरक है। दोनों पूरक क्या है? एक पढ़ा तो दूसरा रहे तो कोई फर्क नहीं। तो मतलब इन दोनों को ऐसे, तो इस तरह की चीज को मैंने आपको जब केस इन अपोजिशन पढ़ाया था, नाउन जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें नाउन में क्या रहता था? वर्ड आते थे नाउन, जैसे आता था इंदिरा गांधी, तो आता था उसके बाद में आयरन लेडी, उसको 2 कॉमा के बीच में रखते थे, वो नाउन, वो केस इन अपोजिशन हो जाता था। नाउन एज अ केस इन अपोजिशन फॉर अ नाउन। यहाँ पर क्या है? क्लॉज एज अ केस इन अपोजिशन फॉर अ नाउन, मतलब क्लॉज नाउन के लिए, उसमें नाउन के लिए आता था, या और जो कोई भी शब्द है वो उसके लिए आता था। लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज एक नाउन के लिए आ गई, तो ये भी एक नाउन क्लॉज ही बनेगी। ये भी एक नाउन क्लॉज है जो केस इन अपोजिशन के रूप में आएंगे, नाउन क्लॉज हो गई। तो समझ गए आप, ये नाउन है और इस नाउन के लिए दैट वे इज ट्रू। अब आप समझिए, ये जो द न्यूज इज ट्रू एक वाक्य है और मतलब ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और दैट ही डाइड टुडे ये क्लॉज है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो नाउन की तरह काम कर रही है। एक और वाक्य देख लीजिए, तो ये नाउन क्लॉज कट हो जाएगी। माई स्टेटमेंट, इसी तरह वाक्य देखिए, माई स्टेटमेंट दैट यू आर फायर्ड, फायर्ड का मतलब है नौकरी से निकाला जाना। माई स्टेटमेंट दैट यू आर फायर्ड फ्रॉम नाउ, is actually not from me, ऐसे एक वाक्य। इसका मतलब है मेरा वक्तव्य कि तुम्हें आज से नौकरी से निकाला जा रहा है, ये वाकई में मेरी तरफ से नहीं कहा गया है, नहीं दिया गया। तो यहाँ पे जो माई स्टेटमेंट है, मेरा वक्तव्य, क्या है मेरा वक्तव्य? ये कि तुम्हें आज से नौकरी से निकाला जा रहा है, दैट यू आर फायर्ड फ्रॉम नाउ, ये जो है ये, और ये क्या है? दैट यू आर फायर्ड फ्रॉम नाउ, ये क्या है? ये माई स्टेटमेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस तरह से ये आपकी नाउन क्लॉज हो गई जो केस इन अपोजिशन की तरह काम कर रही है, ये नाउन क्लॉज हो गई।
इस स्टेटमेंट के लिए ये सेम है, ये नाउन है। और मैंने आपको बताया था केस इन पोजीशन बिल्कुल निकट रखा जाता है और उस पार्ट ऑफ स्पीच के बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है, समान पद वाला होता है, इसलिए नाउन क्लॉज है। और माई स्टेटमेंट इज एक्चुअली नॉट फ्रॉम मी, ये भी एक पूरा वाक्य है और ये क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दोनों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनता है, और एक कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनता है। और ये आपने नाउन क्लॉज 5 की 5 पढ़ ली। अब कल हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। थैंक्स अ लॉट।